नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है प्राचीन भारतीय इतिहास के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला जो हमने शुरू किया था उसमें से 2 पार्ट आ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग पहले कुछ थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। अमित्रघात का अर्थ होता था शत्रु विनाशक। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल। बिंदुसार का पुत्र कहें या बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्रकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्रकृत, जबकि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक, जबकि सर्वाधिक शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, जबकि ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखते थे। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिन्यदेही का अभिलेख। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में, जबकि गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से में मिला है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया? भाब्रू शिलालेख में बताया है, जो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में है। आगे देखते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो है उसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। भरूत स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था और ये भी मध्य प्रदेश में है। अब भरूत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था और अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु जो हुई 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। चलिए आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था। इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी जो महाराष्ट्र में थी। और सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन हुआ? गौतमी पुत्र शतकर्णी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने।
ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत भी सातवाहन शासकों ने ही किया था। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी जबकि उनकी लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग यानी उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। चेदी राजवंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। आगे देखते हैं। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, यानी कि इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। आगे देखते हैं। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन यानी प्रथम हिंद यूनानी जो थे वो डेमेट्रियस था। प्रथम हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर, जिसको बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किनसे ली थी? नागसेन से, जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद शक आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन। आगे देखते हैं। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव यानी पार्थियन की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। बौद्ध धर्म में दो शाखा थी, हीनयान और महायान, तो कनिष्क उसमें महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। चरक संहिता की रचना चरक ने किया है। आगे देखते हैं। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ भी कुषाण काल में ही हुआ और गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्कों का क्या कहलाते थे? आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। आगे देखते हैं। तो आगे है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिशेन ने किया था, उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। इसने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन को, जबकि इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत और क्षणपक ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बराहमिहिर जो थे ये खगोलविद थे, जबकि आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभव की रचना किसने किया? कालिदास ने। शैल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया है गुप्त काल में। स्वर्ण मुद्रा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया? यूनानियों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया है गुप्त शासकों ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में जारी किया गया कनिष्क शासकों के द्वारा। आगे देखते हैं, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब? शकों के विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर जो थी वो उपज का 1/6 हुआ करती थी। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं यानी कि सिल्वर की जो मुद्राएं बनती थी उन्हें रूपक कहा जाता था, जबकि सोने की जो मुद्राएं बनती थी उन्हें दिनार कहा जाता था। पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जबकि इसके वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जिसका अन्य नाम शिलादित्य भी था, यह शिलादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में 606 से लेकर के 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सी.यू. की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो अभी हम लोग कुछ थ्योरी देख चुके हैं, अब इसी पर आधारित कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिससे रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि इसमें से कौन कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको इसमें आंसर पहले आपको भी गेस करना है, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अभी हम लोग पढ़े थे, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की। मेघदूत कुमार संभव कालिदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आगे चलते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? चामुंडराय ने। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? हरिशेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा शिलालेख जो है ये उड़ीसा में है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। आगे देखते हैं। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? भारत में शक संवत को शुरू किया था कनिष्क ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन ने। आगे बढ़ जाते हैं। महरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। आगे देखते हैं। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो आपको रिकॉल करना है, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था?
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। सीसा का सिक्के को किसने चलवाया था? सीसा के सिक्के सातवाहन वंश ने चलवाए, सातवाहन वंश के शासकों ने। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा का शुरुआत किसने किया? ये भी अभी हम पढ़े, सातवाहन शासकों ने। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था ये गुप्त काल में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया, मतलब सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख जारी किया गया? तो वो था रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ का अभिलेख। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। अगर पूछेगा कि शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध जो हो जाएगा तो कुषाण आंसर होगा। और सबसे पहले कौन जारी किए? तो यूनान आंसर होगा, यूनानियों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध में हो जाएगा कुषाण, कुषाण शासकों ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया? सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ किया। आगे देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? अशोक के शिलालेख की खोज टी पैंथलर ने किया था। हुणु का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुणु का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। याद कीजिए, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्या पढ़े थे हम लोग? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को। आगे देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे हम लोग। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है, या सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित है, तो ये समुद्रगुप्त का है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद का रचयिता है जयदेव। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? या गुप्त काल की दरबारी भाषा ये थी संस्कृत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? युग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला प्रश्न, सी यूकी की पुस्तक के लेखक कौन है? वैनसांग। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो हम लोग पीछे पढ़े महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसका तीसरा पार्ट हम लोग जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।